आप देख रहे हैं कॉज लिस्ट, आपके साथ मैं हूं मनीषा कौशल। आज लालू यादव की किस्मत का फैसला होगा। चारा घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की याचिका पर सर्वोच्च अदालत अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। साथ ही मामले से संबंधित सभी पक्षों से 1 हफ्ते के अंदर अपना सुझाव देने को कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने लालू यादव की ओर से दाखिल याचिका पर भी सुनवाई की थी। चारा घोटाले में मिली जेल की सजा को लालू यादव ने चुनौती दी है। चारा घोटाला 1990 के बीच में बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। इस दौरान लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। दूसरी तरफ चारा घोटाले में एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद के खिलाफ एफआईआर को खारिज करने को चुनौती देते हुए सीबीआई ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की थी। सीबीआई ने अपनी हालिया अपील में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में केवल 2 धाराओं के तहत सुनवाई को मंजूरी दी गई थी, जबकि अन्य आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार ट्रायल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 201 और 511 के तहत लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामले की सुनवाई चलती रहेगी। चलिए हम आपको बता देते हैं कि चारा घोटाला दरअसल है क्या। 1990 के दशक में हुए चारा घोटाला मामले में बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को दोषी करार दिया गया है। जानिए कब क्या हुआ। बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर राजनेता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा के लिए 30 सितंबर बेहद अशुभ रहा। 27 जनवरी 1996 को बिहार के चारा घोटाले का खुलासा सबसे पहले 27 जनवरी को सामने आया था। चाईबासा ट्रेजरी से फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए थे। 11 मार्च 1996 को पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के निर्देश दिए। 19 मार्च को क्या हुआ था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए हाई कोर्ट से कहा था कि वो अपनी जांच बरकरार रखे। 27 जुलाई 1997 को सीबीआई ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा कसा और 30 जुलाई को ही लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ और उसके बाद 4 अप्रैल 2000 को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज हुआ और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सह आरोपी बनाया गया। इन दोनों ने ही आत्मसमर्पण किया। 5 अप्रैल 2000 को इसमें राबड़ी देवी को जमानत दे दी गई। 9 जून 2000 को अदालत में लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय किए गए। अक्टूबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद चारा घोटाले के मामले को नए राज्य में ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद लालू प्रसाद ने झारखंड में आत्मसमर्पण किया। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लीन चिट दे दी गई 18 दिसंबर 2006 को और 2002 से 2012 के बीच करीब 350 लोगों की गवाही दर्ज की गई। ये केस काफी लंबा चला और इसमें तमाम गवाह जो थे वो भी शामिल हुए थे। 17 मई 2012 को सीबीआई की एक विशेष अदालत में लालू यादव पर चारा घोटाला पर मामला दर्ज किया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक कुमार सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, आज इस पूरे मामले में फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुना सकता है? दरअसल ये मामला है झारखंड हाई कोर्ट में, जो लालू यादव को एक मामले में 96 लाख रुपए का एक मामला है, जिसमें जो एक ट्रेजरी है उससे उसका 96 लाख का जो निकाला गया था, उसमें जो पेपर दिए गए थे वो फेक थे उसको, और जो पैसे था मेडिकल पशुओं के मेडिकल के मेडिसिन के लिए और उनके चारा के लिए, उसमें ये कहा गया कि
जो है उसका कारण ये है कि जो एविडेंस है और जो है सेम है, जबकि ये मैटर ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि इसके अलावा जो आईपीसी की धारा 201 और 511 है, इसके तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। उसी मामले को लेकर सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट आई थी, जिसमें राम जेठमलानी इनके लालू प्रसाद यादव की तरफ से पैरवी कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जब ऑलरेडी इस मामले में लोअर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और उसी सेम विटनेस और उसी सेम जो विटनेस और एविडेंस दिए गए उसी बेसिस पर ट्रायल नहीं कर सकता। उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई, सीबीआई इसी मामले को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों की दलील सुनी थी और अपना ऑर्डर अप्रैल में रिजर्व कर रखा था। और ये भी कहा था अगर किसी को इस मामले में कोई आपत्ति है तो 1 हफ्ते के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करें। और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। जी विवेक, इस फैसले के आने के बाद क्या कुछ हो सकता है कि अगर मान लीजिए लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया जाता है और अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आगे उनको सजा सुनाता है, तो उनका रुख क्या हो सकता है, कहां वो अपील कर सकते हैं? जी, दरअसल सीबीआई ने किसी सजा और उसके लिए नहीं कहा है। सीबीआई से किस मामले के लिए आई है, उनका ये कहना है कि जो उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो जो मामला है इसे बरी कर दिया है। उसके अलावा 201 और 511 की बात कही कि वो ट्रायल चलता रहेगा, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, उसमें इनको न किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है किस चलिए, विवेक कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि आज ये फैसला सुनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव आज इनके ऊपर जो चारा घोटाले में आरोप लगे थे उसको लेकर अप्रैल में ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और तमाम पहलुओं पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये फैसला सुनाया जाएगा। वहीं आज केंद्र सरकार को ईवीएम में वीवीपीटी के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। दरअसल ईवीएम मशीनों में वीवीपीटी यानी वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रे पेपर स्लिप के इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने आज तक जवाब देने का निर्देश दिया था, यानी आज 8 मई को ये जवाब देने का निर्देश दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और टीएमसी भी याचिका दाखिल करेंगे और इस बात की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। बता दें कि बीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका का वो हिस्सा वापस लिया है जिसमें यूपी चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बूथ कैप्चरिंग और बैलेट बदलने जैसे मामलों के उपचार के तौर पर ईवीएम मशीनों को लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस के बड़े नेता और बड़े वकील पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद शर्मा आदि विरोध में पैरवी कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 3000 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन केंद्र ने ये राशि नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राजनीतिक विवाद से इस केस का कोई लेना देना नहीं है, कानून के तहत ही सुनवाई होगी। तो ईवीएम को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस और टीएमसी भी याचिका दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इस याचिका के विरोध में पैरवी कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हुए थे और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा केंद्र। तो हमारे साथ विनय वत्स जुड़ चुके हैं जो इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। विनय जी, आज केंद्र सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया है और इस पूरे मामले की सुनवाई भी हो रही है, क्या कुछ हो सकता है आज कोर्ट में? मनीषा जी, आज इस मामले में
केंद्र को डायरेक्शन था पिछली बार कि वो अपने तरफ से एक जवाब दायर करे, जो कि आज वो फाइल करने वाली है। और आज इसमें ये देखा जाएगा कि जी जी, तो विनय वत्स जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें, ईवीएम मशीनों में वेरिफिकेशन ऑफ पेपर ऑडिट ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र अपना जवाब दाखिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कांग्रेस और टीएमसी को भी याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है। ये दोनों दल भी अपने याचिका दायर कर सकते हैं। पटना की रहने वाली एचआईवी पीड़ित रेप विक्टिम को अपना 26 हफ्ते का गर्भ गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को फौरी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने शनिवार तक महिला का मेडिकल परीक्षण कराने और आज इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। रेप के कारण प्रेग्नेंट हुई महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन एम्स में होगा। महिला को फ्लाइट से पटना के लिए दिल्ली लाया जाएगा और एम्स में शनिवार को मेडिकल बोर्ड महिला की जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला असहाय है और उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सड़क पर जीवन बिताने वाली महिला रेप की वजह से गर्भवती हुई थी और महिला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई। महिला की ओर से पेश एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने बताया कि रेप पीड़िता को जब ये पता चला कि वो गर्भवती है तो गर्भ 17 हफ्ते का था, लेकिन पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की गई क्योंकि महिला आई कार्ड नहीं दे पाई। हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि महिला गरीब है और इस स्थिति में नहीं है कि दिल्ली आ सके। तब केंद्र की ओर से पेश वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार इस मामले में मदद करेगी और अपने खर्चे पर महिला को दिल्ली लाया जाएगा। वृंदा ग्रोवर ने बताया कि मामला जनवरी का है। एचआईवी पॉजिटिव महिला का पति उसे 12 साल पहले छोड़ चुका है। महिला सड़क पर जिंदगी गुजारती है और इसी दौरान उसके साथ रेप किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक और मामले की सुनवाई होगी जहां पर एक महिला रेप की वजह से गर्भवती हो गई थी। ये महिला एचआईवी पीड़ित भी है और इस महिला की दलील ये है कि वो इस गर्भ को गिराना चाहती है। इसके साथ ही जो उनकी वकील हैं वृंदा ग्रोवर, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि महिला गरीब है इसलिए वो दिल्ली नहीं आ सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक कुमार सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अपने आप में अनोखा मामला है। यहाँ पर एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसका अबॉर्शन करने के लिए उसे इजाजत दी जाए। क्या कुछ हो सकता है आज इस पूरे मामले में? दरअसल ये मामला 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो महिला थी वो पटना में थी और पटना के शांति कुटीर जो आश्रम है महिलाओं के लिए वो उसमें रह रही थी। उसका ये कहना था कि उसके पास 17 महीने का गर्भ था जब वो पटना हाई कोर्ट का दरवाजा उसने खटखटाया था। उसका ये कहना था कि जो ये उसके पेट में जो गर्भ है वो गर्भ में माइल्ड उसके ब्रेन में माइल्ड इम्प्लीकेशन है और उसको वो उसका गर्भपात कराना चाहती है। लेकिन जो वहां की पुलिस है और जो प्रशासन है उसको इस मामले में पूरा उसको कैसे सेटल किया जाए, इस मामले में इतना देर कर दिया कि उस दौरान से 17 हफ्ते से उसका गर्भ 24 हफ्ते तक पहुंच जाए। इसके बाद जो वो एनजीओ है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और जहां ये उसका कहना होता है, सुप्रीम कोर्ट इस बात में बहुत नाराज होती है। उसने उस दौरान यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से नरसिम्हन आए होते हैं, जस्टिस दीपक मिश्रा की कोर्ट होती है, जिसने ये कहा कि आपने इतना जब सरकार के पास आपके पास पूरी सुविधाएं नहीं है, आपने इतना देर कर दिया। अब उस महिला के साथ कुछ हो सकता है जिसमें माइल्ड इम्प्लीकेशन है उस बच्चे के साथ। तो आज 24 हफ्ते का गर्भ हो गया, अब उसके लिए क्या हो सकता है? जितनी जल्दी हो सकती है, जितनी जल्दी किया जा सकता है उसको आप दिल्ली बुलाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने 9 डॉक्टरों के एम्स के 9 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि अभी अगर उसका गर्भपात करते हैं तो उसके साथ इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं और क्या
क्या किया जा सकता है उसके साथ। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंडे को आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से ये जवाब दाखिल करना है कि उसकी अभी की स्थिति क्या है। दरअसल इस मामले में वो महिला बहुत गरीब है और यहाँ ये चीज जाननी जरूरी होगी कि जो ससुराल वाले हैं उन्होंने उसको छोड़ दिया था और वो दर दर भटक रही थी। तो शांति कुटीर जो आश्रम है उसने उसको आश्रय दिया और वो एनजीओ उसको पटना हाई कोर्ट लेके जाता है। तो उसको न्याय मिलने में इतनी देरी होती है तो वो जो एनजीओ है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और जी फटकार लगाते हुए कहता है कि किसी भी ढंग से जल्दी उसको 4 मई को ही दिल्ली लाया जाए और एम्स का जो 9 डॉक्टरों का पैनल है उसकी जांच करे और तुरंत ही उसके बारे में रिपोर्ट जो है मंडे को सुप्रीम कोर्ट में रखी जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा कि उसमें क्या करना है। जी विवेक, अगर हम इस मामले पर नजर डालें तो ये कहीं ना कहीं सहानुभूति से जुड़ा हुआ मामला भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिला गरीब है और जिस तरीके से वो HIV पॉजिटिव भी है वो ये मामला और संवेदनशील हो सकता है। तो अपना फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट किन किन पहलुओं पर ध्यान दे सकता है? दरअसल इसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है और ये बताना है उसको कि क्या वो अपने घर जो उसके घर में बच्चा चल रहा है उसका गर्भपात कराया जाए या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नियम है जिनके वो उन नियम से आगे जा चुकी है जिसमें उसका गर्भपात कराना नहीं कराया जाता, कानून में उसका गर्भपात नहीं कराया जा सकता, जो कि एक अपराध है। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस डायरेक्शन जो पैनल जो एम्स का मेडिकल बोर्ड का पैनल है जो वो इस मामले को उनके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या जो उन नियमों से आगे जाकर क्या उसमें नियम को परिवर्तन करने की जरूरत है वो डायरेक्शन दे या ये कहे कि हाँ उसका गर्भपात होना जरूरी है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों को ध्यान रखना है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 9 डॉक्टरों के एम्स का पैनल बनाया है कि वो अपना सुझाव दे, उस सुझाव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना ये डिसीजन देगा या गाइडलाइंस देगा या फिर वो स्टेट को नोटिस देता है। ये कहता है कि ऐसे मामलों में किस ढंग से संवेदनशील हो और कितनी जल्दी इस मामले को निपटाएं कि ऐसी जो पीड़ित महिलाएं हैं उसमें उनको न्याय मिल सके। पहला दूसरा मामला नहीं है, इस ढंग के कितने मामले आते हैं। अभी हाल में ही एक मामला आया था जिसमें यह था कि उस बच्चे को माइल्ड इम्प्लीकेशन था। हाँ ये जरूर है कि उसमें उस महिला को HIV पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन यहाँ ये महिला HIV पॉजिटिव है और उसको ये जो बच्चा है वो जब वो स्ट्रीट पे थी उस दौरान उसके साथ रेप किया गया। उस रेप से उसको ये बच्चा उसके गर्भ में ये बच्चा आया है, तब ये प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को इन बातों का जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जी विवेक, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की भी सुनवाई करेगा और अहम बात यह है कि आखिर कौन कौन से वो खास पहलू हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आज से एनजीटी यमुना में प्रदूषण रोकने से जुड़े मुद्दों की रोजाना सुनवाई करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि मैली से निर्मल यमुना रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट 2017 के निर्देशों के संबंध में किसी विभाग की तरफ से कोई लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र की अगुवाई वाली बेंच ने मनोज मिश्रा की यमुना में प्रदूषण रोकने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को ये चेतावनी दी है। ये भी कहा गया कि अगर किसी विभाग के काम में खामी पाई गई तो उसकी तनख्वाह रोकने के अलावा उसके खिलाफ आपराधिक केस भी शुरू किया जा सकता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यमुना में प्रदूषण रोकने से जुड़े तमाम मुद्दों की रोजाना सुनवाई आज से शुरू हो रही है और इसके अलावा एनजीटी का रुख भी काफी सख्त है। तो हमारे साथ कामरान आलम जी जुड़ चुके हैं जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस पूरे मामले पर अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। कामरान जी, कहा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से कि जो मैली से निर्मल यमुना रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट है इसके निर्देशों के संबंध में किसी भी विभाग की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की जा सकती है। रोजाना सुनवाई होगी, क्या कुछ हो सकता है इन तमाम सुनवाइयों में? जी, सुनवाइयों के दौरान जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या जो भी पॉल्यूटर है, जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर पोल्यूशन पे उस पर एक्शन हो सकते हैं। जैसे कि पिछली बार 13 इंडस्ट्रीज बिजनौर के उन पे 10 लाख रुपए का फाइन लगा है और उनको अभी 2 हफ्ते के लिए वो इंडस्ट्रीज भी बंद है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें आगे खुलती रहेंगी उन सब पे कुछ न कुछ तो एक्शन ग्रीन ट्रिब्यूनल लेगी। जी
कामरान जी, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो यमुना में प्रदूषण रोकने से जुड़े तमाम मामले हैं उनमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी विभाग के काम में खामी पाई गई तो उनकी तनख्वाह तो रोक ही दी जाएगी, तो और उनके खिलाफ आपराधिक केस भी शुरू किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये जो सख्त रुख है ये प्रदूषण रोकने में कितना कारगर हो सकेगा? चलिए, कामरान जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से आज सुनवाई होगी। रोजाना अब ये सुनवाई होगी। यमुना में प्रदूषण रोकने को लेकर ये कवायद शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई विशेष अदालत में होगी और इस संपत्ति मामले में कोर्ट तय करेगा कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। एजेंसी में वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित 9 लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की गई थी। आरोप पत्र 500 से ज्यादा पन्नों का है और इसमें दावा किया गया है कि वीरभद्र ने करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है, जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उनकी कुल आमदनी का लगभग 190% है। वीरभद्र सिंह और 8 अन्य लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के लिए रोकथाम कानून और आईपीसी की धारा 109 यानी उकसाने और जालसाजी के लिए सजा के तहत दायर अंतिम रिपोर्ट ने 225 गवाहों और 482 दस्तावेजों को रखा गया है। कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के अलावा रिपोर्ट में चुन्नी लाल चौहान, जोगिंदर सिंह घलटा, प्रेम राज, वका मुल्ला, चंद्रशेखर लवन कुमार रोज और राम प्रसाद भाटिया को आरोपी बनाया गया है। तो चंदन गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इंडियन लीगल रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर हैं। चंदन जी, क्या कुछ हो सकता है, आज इस याचिका पर सुनवाई होगी? जी हाँ, ये याचिका पे आज सुनवाई होगी। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का मैटर है जी, जिन्होंने वीरभद्र सिंह को समन किया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जी। इसमें पिछले काफी डेट से आर्गुमेंट चल रही है जी। पिछली डेट को ये अर्जन हो गया था, लेकिन आज इस मैटर पे आर्ग्यू होना है कि उनका बेस क्या है, उन्होंने अरेस्ट जो करना था वो क्यों करना था जी। इस पे जो वीरभद्र सिंह जी की तरफ से सीनियर काउंसिल अपीयर हो रहे हैं, उनका कंटेंशन ये था कि अगर उनको अरेस्ट किया जा रहा है तो किस बेसिस पे किया जा रहा है जी। साथ ही उन्होंने कुछ प्रोविजंस को जिनमें उन्हें अरेस्ट किया गया है, जिन प्रोविजंस में उनको समन भेजा गया है जी। उसको भी क्वेश्चन में रखा है। क्वेश्चन में रखते हुए ये कहा है कि अगर ये चीजें, ये प्रोविजंस जिस सेक्शन में उनको समन भेजा गया है उस सेक्शन में तो ऑफेंसेस आते ही नहीं है, तो इन सब मुद्दों पे आज बहस होनी है। जी चंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और आज इस पर याचिका पर सुनवाई होगी। तो कॉज लिस्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, पेन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।